हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपकी लगातार प्रैक्टिस सीरीज चल ही रही है। और दोस्तों, मैं आपको इतनी प्रैक्टिस सीरीज कराऊंगा कि जब आप कंप्यूटर के सामने एग्जाम देने बैठेंगे तो आपके सामने जब क्वेश्चन आएगा तो आपको यही लगेगा कि ये क्वेश्चन तो मैंने कई बार पढ़ा है, तो आप उसके आंसर को सिर्फ 2 सेकंड में कर पाएंगे। तो आज जो मैं सीरीज कराने वाला हूँ, यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट और जो है न्यूमेरिकल बेस्ड दोनों ही क्वेश्चन को रखा गया। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्टार्ट से एंड तक बने रहिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको पीडीएफ नहीं मिल पा रही है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लें, जहाँ से आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायमेंशन से आपका 1 या 2 क्वेश्चन आपके एयरफोर्स नेवी दोनों के एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन आपका डायमेंशन से है। तो पूछ रहा अभिकेंद्रीय त्वरण की बीमा क्या है। तो पहला जो क्वेश्चन है, द डायमेंशन ऑफ कंसेंट्रिक एक्सीलरेशन इज। तो पहला ऑप्शन जो है ML2T4। तो चारों ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप सब दिखाई पड़ रहा है आपको। तो जो पहला ऑप्शन है ML2T4, और जो सेकंड ऑप्शन है और थर्ड ऑप्शन, ये आपके चारों ऑप्शन दिए हैं। चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए अभिकेंद्रीय त्वरण का। तो अभिकेंद्रीय त्वरण का जो फार्मूला होता है दोस्तों, वो क्या होता है, वो होता है A बराबर V² अपॉन R। ये होता है अभिकेंद्रीय त्वरण का फार्मूला। ये कहाँ से आता है दोस्तों, तो आपको अभिकेंद्रीय बल का फार्मूला पता होना चाहिए, mv²/r। ये होता अभिकेंद्रीय बल का फार्मूला। तो दोस्तों, आप जानते होंगे ए आपका न्यूटन का जो द्वितीय नियम होता है बल का नियम, वहाँ से आपको पता होगा F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है m इंटू ए। क्या होता है, m इंटू ए होता है। यानी कि यहाँ से आप F/m कर देंगे, बराबर हो जाएगा mv²/r। तो F/m बराबर जो होता है दोस्तों, वो होता है a, यानी कि त्वरण। तो a बराबर क्या हो जाएगा, mv²/r। तो ये फार्मूला आपके यहाँ से आया है। तो a बराबर v²/r है। तो v क्या है, आपका वेग है, और r क्या है, त्रिज्या है। तो वेग की बीमा क्या होती है, L t-1, और इसका कर देंगे वर्ग, अपान हो जाएगा दोस्तों, r की बीमा होती है L। तो इसका वर्ग करेंगे तो आपका आएगा L2 और t-2/L। तो L से L कट जाएगा, तो आपकी बीमा जो बनेगी वो बनेगी L t-2। क्या बनेगी, L t-2 बनेगी। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, L t-2। आपको ऑप्शन दिख रहा होगा ऑप्शन बी, सॉरी दोस्तों, ये ऑप्शन सी होगा आपका, थोड़ा गलत टाइप हो गया, ऑप्शन सी होगा L t-2। क्या होगा, L t-2, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक चालक की धारिता 40 माइक्रोफैरड। क्या कह रहा है, एक चालक की जो है धारिता है 40 माइक्रोफैरड, इसे 4000 वोल्ट तक जो है आवेशित किया जाता है। तो चालक की वैद्युत स्थिति ऊर्जा पूछी गई है। क्या पूछा गया है, चालक की वैद्युत स्थिति ऊर्जा पूछी गई। तो क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ते हैं। लिखा था कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज 40 माइक्रोफैरड, इट इज चार्ज अप टू 4000 वोल्ट्स, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कंडक्टर विल बी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी आपका फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपके एयरफोर्स के एग्जाम में जो है, आपके नेवी के एग्जाम में थोड़ा टफ दे सकता है, लेकिन एयरफोर्स के एग्जाम में जो है आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा न्यूमेरिकल का, वो आपका फार्मूला बेस ही पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपको दिया है 40 माइक्रोफैरड धारिता दी है, और 4000 वोल्ट जो है आवेशित, जो 4000 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। तो यहाँ पर आपको वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बतानी है। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो दोस्तों होती है, वो U बराबर क्या होती है, U बराबर होती है हाफ CV²। ये फार्मूला लगता है आपका। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू सी। आपकी धारिता कितनी दी है, 40 माइक्रोफैरड। तो इसको जो है फैरड में चेंज करेंगे तो 40 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा दोस्तों। और वी आपको वोल्ट कितना दिया है, 4000 वोल्ट। तो ये हो जाएगा 4000 गुणे 4000 हो जाएगा। तो आप जानते होंगे 10⁻⁻6, और ये जो है आप ये करेंगे 4000 गुणे 4000 करेंगे तो आपका आ जाएगा 16 इंटू 10⁻6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 इंटू 10⁻6। तो ये 10⁻⁻6, 10⁻6 कट जाएगा तो 16, ये बचेगा 1/2 इंटू 16, और ये आपका कितना दिया है 40, कितना दिया 40। तो ये काटेंगे 2 8 16, अब
40 का गुणा जो है 8 में कर देंगे, 40 का गुणा 8 में करेंगे, कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 320 यानी कि 320 जूल। कितना प्राप्त हो जाएगा 320 जूल। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा 320 जूल। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। U बराबर हाफ CV² आपको लगा देना है। U बराबर हाफ CV² वैद्युत स्थिति ऊर्जा का फार्मूला होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, अनुगमन वेग का मान जो है किस कोटि का होता है, यानी कि द वैल्यू ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ऑफ द ऑर्डर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अनुगमन वेग दोस्तों। अनुगमन अगर क्वेश्चन बन जाए कि अनुगमन वेग जो है किसे कहते हैं, तो दोस्तों आप जानते होंगे अनुगमन वेग किसे कहते हैं। अनुगमन वेग जो है दोस्तों ये आपका एक नियत वेग है। किसी भी चालक में जो है वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, यानी कि एक वैद्युत क्षेत्र का किसी जो कोई चालक है वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो गति करते हैं इलेक्ट्रॉन, तो वो जिस नियत वेग से गति करते हैं उस वेग को जो कहते हैं, उस वेग को कहते हैं अनुगमन वेग। तो इसका मान जो है दोस्तों बहुत ही कम होता है। तो इसका मान यही पूछा गया किस कोटि का होता है। तो दोस्तों इसका मान जो होता है वो होता है 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड की कोटि का होता है। कितना होता है 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड। ये बहुत ही कम होता है दोस्तों। तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ये एक नियत वेग है दोस्तों। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ताप बढ़ने पर प्रतिरोधकता। तो आप सभी को पता है कि जब किसी भी जो है चालक का जो है ताप बढ़ाएंगे तो उसके जो अणु होंगे, जो उसके मॉलिक्यूल होंगे, अणु होंगे, वो दूर दूर भागेंगे। क्या होंगे, दूर दूर भागेंगे। तो दूर भागने से क्या हो जाएगा, उसकी जो प्रतिरोधकता है यानी कि जो रेजिस्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। बढ़ती है यानी कि इंक्रीजेज होती है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि 10 ओम प्रतिरोध वाले एक तार की लंबाई खींचकर दोगुनी कर दी जाए। क्या कह रहा है, एक 10 ओम का प्रतिरोध है और उसकी लंबाई जो है खींचकर कितनी कर रहा है, दोगुनी कर देना है, दोगुनी कर दे रहा है यानी कि डबल कर दे रहा है। और इसको क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ते हैं। कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ ए वायर विथ ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज ड्रॉन एंड डबल द रेजिस्टेंस विल बी। तो फिर आपका जो है बाद में आपसे रेजिस्टेंस पूछ रहा है कितना हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 10 ओम का प्रतिरोध है, कितना 10 ओम का प्रतिरोध है और इसको खींचकर कितना किया जा रहा है, दोगुना किया जा रहा है। तो आपसे नया प्रतिरोध पूछ रहा है। तो दोस्तों नया प्रतिरोध का जो फार्मूला होता है, नया प्रतिरोध बराबर होता है दोस्तों, इसको R2 भी बोल सकते हैं। R2 बराबर होता है N² R1। R1 आपका पहले वाला प्रतिरोध है और N क्या है, N है दोस्तों जितने टाइम्स आपका जो है खींचा जा रहा है। तो खींचकर जो है लंबाई कितनी की जा रही है, 2 गुनी की जा रही है। तो N का मान रखेंगे 2। तो R2 बराबर जो दोस्तों हो जाएगा N बराबर जो 2 रखेंगे, 2 का वर्ग इंटू R1। R1 कितना है 10, तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4 यानी कि 4 × 10 हो जाएगा। तो 4 × 10 बराबर आ जाएगा 40 ओम। कितना आ जाएगा, 40 ओम प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट 40 ओम। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका फार्मूला क्या होता है, R2 बराबर N² R1। तो इस फार्मूले को आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपका हो जाता है करेक्ट। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है किरचॉफ का द्वितीय नियम किस नियम को व्यक्त करता है। दोस्तों आपको किरचॉफ के दोनों नियम पता होने चाहिए। तो किरचॉफ का फर्स्ट नियम जो दोस्तों होता है वो आप जानते होंगे, धाराओं का जो योग होता है, यानी संधि का नियम जिसे कहते हैं। तो धाराओं का योग होता है वो 0 होता है। तो ये आपका फर्स्ट नियम होता है। फर्स्ट नियम जो होता है दोस्तों ये आवेश संरक्षण यानी कि जो है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन पर आधारित होता है, चार्ज कंजर्वेशन पर आधारित होता है। और जो सेकंड लॉ होता है, सेकंड लॉ द्वितीय नियम जो आप जानते होंगे, डेल्टा ई बराबर होता है दोस्तों डेल्टा आई आर। ये होता है सेकंड नियम जिसको कहते हैं बंद पास का नियम। बंद पास के लिए ये नियम लगता है। तो जो द्वितीय नियम है दोस्तों ये आपका एनर्जी कंजर्वेशन पर आधारित है यानी कि ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। द लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए, क्या कह रहा है, किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए जो है प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में N1 और N2 फेरे हैं, तब क्या कह रहा है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, फिर पूछ रहा है
इंग्लिश में पढ़ते हैं, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज N1 एंड N2 राउंड्स देन, यानी कि N1 जो है आपका प्राथमिक कुंडली है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या है, और N2 है द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। तो आपसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए पूछ रहा है, यानी कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए पूछ रहा है। तो दोस्तों बता दें, जो आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है, उसमें द्वितीय कुंडली जो होती है आपकी N2, उसमें फेरों की संख्या ज़्यादा होती है N1 से, यानी कि प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या से अधिक होती है। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन बी। अगर आपसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कह दे, यानी कि जो अपचाई ट्रांसफार्मर होता है वो कह दे, तो आपका N1 इज ग्रेटर देन N2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपसे स्टेप अप कहा गया, यानी कि ऊंचाई कहा गया, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, N2 इज ग्रेटर देन N1, यानी कि जो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या है वो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने, जो मोटर गाड़ी के चालक होते हैं उनके सामने जो कौन सा दर्पण लगा रहता है, यानी कि विच मिरर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द ड्राइवर ऑफ द मोटर व्हीकल। तो पहला ऑप्शन है समतल दर्पण, प्लेन मिरर। ऑप्शन बी अवतल दर्पण, यानी कि कॉनकेव मिरर। ऑप्शन सी है उत्तल दर्पण, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो मोटर गाड़ी होती हैं, आपके जो वाहन होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, इनमें जो दर्पण यानी कि मिरर का यूज किया जाता है दोस्तों, तो इसमें मिरर का यूज किया जाता है जो आपके सामने की तरफ से जो आपका मिरर लगा होता है, जिसमें जो वाहन पीछे के देखते हैं, जो ड्राइवर लोग होते हैं पीछे के वाहनों को देखते हैं, वो आपका दर्पण होता है दोस्तों कौन सा? वो होता है आपका उत्तल दर्पण, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर होता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। और यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, आपका एक क्वेश्चन और एयरफोर्स के एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी पूछा गया है, और एक क्वेश्चन और भी पूछा गया कि जो बार्बर होते हैं, यानी कि जो नाई होते हैं, नाऊ होते हैं, वो किस मिरर का यूज करते हैं? तो वो दोस्तों जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं कॉनकेव मिरर, यानी कि अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, जो आपके बार्बर होते हैं, जो नाई होते हैं। और जो आपके मोटर गाड़ी के चालक में जो सामने की तरफ दर्पण लगा होता है वो कौन सा? उत्तल दर्पण लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो क्या कह रहा है, किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकीला दिखाई पड़ता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो व्हाट मेक्स एयर बबल्स अपीयर ब्राइट इनसाइड द वाटर? तो पहला ऑप्शन है परावर्तन के कारण, यानी कि ड्यू टू रिफ्लेक्शन। ऑप्शन बी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, यानी कि ड्यू टू TIR की क्रिया होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्शन सी है अपवर्तन के कारण, यानी कि ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ऑप्शन डी है व्यधिकरण के कारण, यानी कि ड्यू टू इंटरफेरेंस। दोस्तों बता दें, जो आपकी पानी का बुलबुला होता है, ये पानी के अंदर चमकता क्यों है? ये चमकता है आपका TIR की क्रिया के कारण, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। और दोस्तों जो आपका ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिक तंतु और आपका हीरा जो चमकता है, ये सभी इसी क्रिया से चमकते हैं, TIR की क्रिया से, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ से आपसे जो हीरा चमकता है ये भी पूछ सकता है, या फिर ऑप्टिकल फाइबर किस जो है क्रिया पर कार्य करता है, तो ये आपकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो कई बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एयरफोर्स के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो 10 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, नेत्र दान में नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मानव नेत्र आपका फिजिक्स में एक चैप्टर है, वहाँ से ये क्वेश्चन है। ये कई बार एग्जाम में एयरफोर्स के पूछा भी गया है। तो विच पार्ट ऑफ द आई डोनेटेड इन द आई डोनेशन, यानी कि जो नेत्र दान करते हैं, यानी कि आंखों का दान करते हैं, कई लोग, बड़े बड़े लोग जो वैसे होते हैं वो आंखों का दान करते हैं। तो वो पूछ रहा है कि किस जो भाग का है, आंख के किस भाग का दान करते हैं? तो पहला ऑप्शन है पुतली, यानी कि पपिल। ऑप्शन बी है रेटिना। ऑप्शन सी है कॉर्निया। ऑप्शन डी है पूरा आंख, यानी कि फुल आई को डोनेट करते हैं। दोस्तों आपको बताना है कि नेत्रदान में कौन सा भाग का दान किया जाता है। दोस्तों बता दें, नेत्रदान में है, कई लोग सोचते हैं कि फुल पूरी आंख का दान किया जाता है, लेकिन नहीं, फुल पूरी आंख का दान जो है आपका नहीं किया जाता है। इसमें जो दान किया जाता है वो दोस्तों किया जाता है कॉर्निया का। किसका किया जाता है? कॉर्निया का। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, SSC, रेलवे और एयरफोर्स के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें।